21 मार्च 2025 लखनऊ के काकोरी के पानखेड़ा गांव में रहने वाले मनोज लोधी रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास अपने दोस्त रोहित राजपूत को कॉल कर अपने साथ एक बर्थडे पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, जिस पे रोहित राजपूत उस बर्थडे पार्टी में जाने से मना कर देता है। लेकिन मनोज लोधी के कई बार फोर्स करने पर रोहित मान जाता है। कुछ देर बाद मनोज लोधी अपने दोस्त रोहित को पिक करने के लिए उसके घर में पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों अपने घर में ये बताकर निकल जाते हैं कि वे दोनों एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और उस बर्थडे पार्टी से वापस घर वे लोग करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद लौट जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते वक्त गुजर जाता है और रात के करीबन 10 बज जाते हैं, लेकिन वे दोनों अब तक अपने घर वापस नहीं लौटे थे। परेशान होकर घर वाले जब उन दोनों को ही कॉल करते हैं तब उन दोनों के ही मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। अब घर वाले परेशान तो थे ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिया पर रात के करीब 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति गुजरते हुए ये देखता है कि अंधेरे में 2 लड़के सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं और तो और उस सड़क पर चारों ओर खून भी फैला हुआ था। यहाँ पर देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े ही बेरहमी के साथ उन दोनों को मारा और पीटा है। वही उन दोनों लड़कों के पास में जाने पर उस गांव के व्यक्ति को ये पता चलता है कि ये दोनों लड़के और कोई नहीं बल्कि मनोज और रोहित है, जो कि पिछले 2 घंटे पहले अपने घर से दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। ये आदमी बिना किसी देरी किए मनोज और रोहित के घर में जाकर उनके घर वाले और साथ ही साथ गांव वालों को भी इकट्ठा कर उस जगह पर पहुंच जाता है। और जब गांव वाले आकर वहां पर चेक करते हैं तब उन गांव वालों को ये पता चलता है कि मनोज और रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वहीं भीड़ में खड़ा एक आदमी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कॉल करके पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस के पहुंचते ही वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो जाती है, जहां शुरुआती जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि किसी ने बड़े ही बेरहमी से मनोज और रोहित पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और वहीं लोगों और पुलिस वालों की टीम को ये लग रहा था कि शायद ये रास्ते में कहीं जा रहे थे तो किसी के साथ इनकी लड़ाई और झगड़ा हुआ, जिसके रंजिश में ये दोनों हत्या के शिकार बन गए। वहीं दूसरी ओर पुलिस ये भी मानकर चल रही थी कि ये कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है और हो सकता है कि इनके परिवार वालों की किसी से दुश्मनी रही होगी, जिसके चलते उन दोनों लड़कों को बेरहमी से मारा गया है। क्या है इस घटने की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का क्राइम ट्यूब में और आप लोग देख रहे हैं द मर्डर केस ऑफ मनोज लोधी एंड रोहित राजपूत। अब पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है, जहां शुरुआती जांच में पुलिस 2 एंगल में इस केस को सॉल्व करना शुरू कर देती है, जिसमें से पहला एंगल ये था कि ये दोनों इस सड़क में जा रहे थे, जिस सड़क में इन दोनों की किसी से लड़ाई और झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से इन दोनों को बेरहमी से मारकर इन दोनों की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा इस केस का एंगल ये था कि किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी के चलते एक अच्छा सा प्लान बनाकर इन दोनों की हत्या करके ये सब सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पर पुलिस छानबीन करती है तो मनोज की बाइक कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई भी मिल जाती है। हालांकि इन दोनों के मोबाइल फ़ोन वहाँ पर मौजूद नहीं थे, मगर बहुत ही जल्द उन दोनों के फ़ोन का भी पता लगा लिया जाता है। अब बात करें मनोज लोधी और रोहित राजपूत के बारे में, तो मनोज लोधी नाम का ये लड़का ITI का एक स्टूडेंट था, जबकि इसका दोस्त रोहित राजपूत रिसेंटली रेलवे टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुका था, यानी कि बहुत ही जल्द उसकी ज्वाइनिंग आने वाली थी। यहाँ पर पुलिस उन दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। और वहीं जब कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तब वहाँ पर यह पता चलता है कि मनोज लोधी पर करीब 22 से 23 बार हमला किया गया था, और वो भी एक तेज धार वाले चाकू से, जबकि रोहित पर सिर्फ 4 से 5 भारी वार किया गया था, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि जिसने भी उन दोनों के साथ ये सब किया था शायद उस व्यक्ति की मनोज से कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी होगी। लेकिन यहाँ पर मनोज के साथ रोहित भी था, इसलिए उन्होंने मजबूरी की खातिर शायद रोहित का भी मर्डर कर दिया हो। पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है, जहां सबसे पहले मनोज और रोहित के गांव वालों से बात की जाती है। साथ ही मनोज और रोहित के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड का डेटा भी निकाला जाता है, जिसमें रोहित राजपूत के नंबर से तो
पुलिस वालों के हाथों कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन मनोज लोधी के मोबाइल से कुछ ऐसे खुलासे बाहर आना शुरू हो जाते हैं जो कि इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से काफी थे। यहाँ पर पुलिस वालों को ये पता चलता है कि मनोज लोधी के मोबाइल में 2 सिम कार्ड थे, जिसमें से मनोज पहला सिम कार्ड का यूज अपनी फैमिली और दोस्तों से बात करने के लिए यूज करता था। वहीं मनोज के मोबाइल में लगे दूसरे सिम कार्ड से वे उस नंबर से घंटों घंटों भर तक बात किया करता था। उस सिम से वो सिर्फ एक ही नंबर पर बात किया करता था और वहीं से पुलिस वालों को डाउट आना भी शुरू हो जाता है कि हो ना हो मनोज लोधी का किसी एक इंसान के साथ ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। जहां पुलिस ने गांव वालों से बात की थी तो वहां पर भी ये बात पता चली थी कि मनोज लोधी की स्कूल टाइम से ही एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बेहद प्यार भी किया करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मनोज लोधी एक बेरोजगार था, इसलिए उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी नजदीकी एक गांव वाले के लड़के के साथ करवा दी। अब जिस नंबर का यूज मनोज कर रहा था वो एक फर्जी नंबर था और जिस नंबर से मनोज को कॉल आता था उस नंबर के बारे में जब पुलिस पता करती है तो पुलिस वालों को ये पता चलता है कि यह नंबर और किसी का नहीं बल्कि मनोज की गर्लफ्रेंड अंकिता का था। यानी कि इस केस में एक नई सी मोड़ की शुरुआत ले ली थी और यहाँ पर पुलिस बिना किसी देरी के अंकिता नाम की उस लड़की के ससुराल में पहुंच जाती है और वहां जाकर अंकिता से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। और सवाल जवाब करने के दौरान अंकिता के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है, जिससे पुलिस वालों का डाउट कंफर्म हो जाता है, क्योंकि जिस दिन मनोज और रोहित की हत्या हुई थी उस दिन अंकिता ने करीब 35 बार मनोज लोधी के मोबाइल में फोन किया था। और जब इस 35 कॉल के बारे में जब पुलिस ने अंकिता से पूछताछ करना शुरू की तब अंकिता ने अपने झूठ पर पर्दा डालते हुए इस चीज से साफ तौर पर इनकार कर दिया और वो ये कहने लगी कि उसने कोई भी कॉल मनोज को नहीं किया था। यहाँ पर पुलिस का शक अब यकीन में बदलते जा रहा था, लेकिन पुलिस इस शक के आधार पर और कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस वालों के पास ऐसे सख्त एविडेंस नहीं थे जो कि अंकिता को दोषी साबित कर सके। वहीं इस केस के बारे में जब अंकिता के हस्बैंड महेंद्र कुमार से बातचीत करी जाती है तो महेंद्र कुमार से बातचीत करने के दौरान पुलिस वालों का नोटिस उसके हाथ में जाता है। महेंद्र कुमार के हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी जिसको देखकर लग रहा था कि यह घाव बस कुछ ही समय पहले का है। और जब पुलिस इस घाव के बारे में महेंद्र को पूछती है तब महेंद्र पुलिस वालों को यह कहता है कि इस घाव को लगे उसे कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन वहीं पुलिस वालों को महेंद्र के हाथ का वो घाव ताज़ा दिखाई दे रहा था। और वहीं पुलिस को कहीं ना कहीं महेंद्र कुमार के ऊपर में भी शक होने लगा था कि हो ना हो रोहित और मनोज की हत्या के पीछे अंकिता और उसके पति महेंद्र कुमार का ही हाथ हो सकता है। अब पुलिस अंकिता के मोबाइल की जांच करना शुरू करती है तो उस मोबाइल फोन से एक सिम कार्ड मिलता है जो कि एक फर्जी सिम कार्ड था और उस सिम कार्ड की मदद से अंकिता ढेर घंटों तक का मनोज से बात भी किया करती थी। और यहीं पर पुलिस इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन दोनों को ही गिरफ्त में लेते हुए अपने साथ पुलिस स्टेशन पर लेकर चली जाती है। और जब सख्ती से उन दोनों से पूछताछ की जाती है तब वो सच उगलना भी शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों की सख्ती के आगे पहले अंकिता और फिर धीरे धीरे महेंद्र भी सच को उगलना शुरू कर देता है। और यहीं पर महेंद्र पुलिस वालों को ये बताता है कि उसकी पत्नी अंकिता और मनोज का काफी समय से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते थे, पर उनकी शादी इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि उस समय मनोज बेरोजगार था, तो अंकिता के घर वालों ने उसकी शादी महेंद्र कुमार से करवा दी थी। वहीं महेंद्र कुमार पुलिस वालों से ये भी कहता है कि शादी होने के कुछ समय के बाद महेंद्र कुमार ये नोटिस करता है कि उसकी पत्नी का फोन हर वक्त बिजी आता है। और जब भी महेंद्र अंकिता से ये पूछता है कि उसका फोन हर वक्त बिजी क्यों आ रहा है तो उसे बदले में ये सुनने को मिलता था कि उसकी पत्नी अपने मायके वालों से बात कर रही है, इसलिए उसका फोन बिजी आता है। लेकिन यहाँ पर महेंद्र कुमार को कहीं ना कहीं अपनी बीवी के ऊपर शक होना शुरू हो गया था, क्योंकि महेंद्र कुमार खुद पुलिस में काम करता था, तो उसे अपनी बीवी के मोबाइल फोन के नंबर की जानकारी निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई। और आगे महेंद्र को यह पता चलता है कि अंकिता जिससे घंटों घंटों तक का बात करती थी वो और कोई नहीं बल्कि मनोज लोधी नाम का एक लड़का था।
और ये सारी बातें पता चलने के बाद महेंद्र कुमार अपनी बीवी अंकिता से कहता है कि तुम्हें अपने पति और अपने बॉयफ्रेंड में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को चुनती हो तो तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा, लेकिन अगर तुम मुझे चुनती हो तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने बॉयफ्रेंड का साथ छोड़ना होगा। और यहीं पर अंकिता महेंद्र से ये कहती है कि मैं तुमको चुनना पसंद करूंगी और मैं आइंदा से अपने बॉयफ्रेंड से कभी बात भी नहीं करूंगी। इतना वादा कर अंकिता उस बात को टाल देती है, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद महेंद्र कुमार ये नोटिस करता है कि उसकी बीवी उस वादे को न निभाते हुए उसने फिर से लगातार अपने प्रेमी से बात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए भी जाती और इसके अलावा भी उन दोनों के अवैध संबंध भी बढ़ने लगे थे। यहाँ पर समय बीतता गया और वहीं महेंद्र कुमार को ये पता चला कि उसकी पत्नी अंकिता अब पेट से है, लेकिन अंकिता के पेट में पल रहा वो बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है। खुशी की ये बात अब मौतम में बदलना शुरू हो गई थी, जिसके बाद महेंद्र कुमार फिर से अंकिता से ये कहता है कि इस बार फिर से तुम्हें अपने पति और बॉयफ्रेंड में से किसी एक को चुनना होगा। जिसके बाद फिर अंकिता अपने पति को चुनते हुए महेंद्र के कही उस बातों पर हामी भर देती है, जिस पर महेंद्र कुमार अंकिता से ये कहता है कि अगर तुम मुझे चुनती हो तो तुम्हें मनोज का मर्डर करने के लिए मेरा साथ देना होगा। जब तक मनोज जिंदा रहेगा तब तक हम कभी भी खुशी से नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद महेंद्र कुमार अपनी पत्नी अंकिता के साथ मिलकर एक प्लान को बनाता है और मार्केट में जाकर 2 फर्जी सिम कार्ड को खरीदकर अपने घर में लेकर आता है, जिसमें से वो पहला सिम कार्ड अपनी पत्नी अंकिता को देता है और दूसरा सिम कार्ड वो अंकिता को अपने प्रेमी को देने के लिए कहता है। और यहीं पर अंकिता बिल्कुल वैसे ही करती है जैसा महेंद्र कुमार ने उससे करने के लिए कहा था। यहाँ तक महेंद्र कुमार और अंकिता की पूरी प्लानिंग बन चुकी थी। 21 मार्च 2025 महेंद्र कुमार ने जिस प्लान को बनाया था उस प्लान को पूरा करने का दिन अब आ चुका था। यहाँ पर प्लान के मुताबिक महेंद्र अंकिता से ये कहता है कि तुम मनोज को पुलिया के पास मिलने के लिए बुलाओ, वही मैं तुम दोनों के आने से पहले वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयार रहूंगा। मैं और मेरे साथी मिलकर मनोज को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देंगे। इतनी बातों को कहकर वो अंकिता को ये सारी चीजें करने के लिए कह देता है। वहीं अंकिता भी वो सारी चीजें करती है जो कि महेंद्र ने उससे करने के लिए कहा था। 21 मार्च 2025 की रात अंकिता मनोज को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन यहाँ पर मनोज उस दिन अकेले आने के बजाय अपने दोस्त रोहित राजपूत के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। और उस जगह पर पहुँचने के बाद वो अंकिता से मिलने के बाद जैसे ही अपने घर वापस लौटने के लिए निकलता है, तभी उसी रास्ते के बीचों बीच में महेंद्र कुमार अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है और एक तेज धार वाले हथियार से मनोज के ऊपर तकरीबन 22 से 23 बार हमला करना शुरू कर देता है। और इसी हमले के चलते मनोज की वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब क्योंकि रोहित वहां पर मौजूद था और उसने ये सारी चीजों को होते हुए देख लिया था, इसलिए उसको भी जान से मार देने के लिए महेंद्र अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर भी वार करना शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पर महेंद्र का रोहित को मारने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन उसने ये सारी चीजें होते देख ली थी, इसलिए उसको जिंदा छोड़ा भी नहीं जा सकता था। इसलिए मजबूरी में आते हुए महेंद्र को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। और यहीं पर ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि इस सारे मामले को करते हुए महेंद्र का साथ अंकिता ने दिया था। वहीं पुलिस के सामने जब ये सारी सच्चाई आती है तब पुलिस महेंद्र और अंकिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर देती है। फिलहाल वे दोनों का केस अब रिमांड पर चल रहा है। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।